Welcome students on Young Minds Academy. This is your computer teacher. So today is lecture 5 on topic conditional control structure. In previous 4 lectures we have studied the different conditional control statements like if, simple if else, nested if else ladder, and some menu driven program using switch case statements. So in this lecture I am going to present some questions which help you for the practice of programming. Some question based on find out the output, some question based on find out the error, and some programming questions. So let's start. First, multiple choice questions. There are some multiple choice questions. You have to फाइंड आउट द आंसर. तो आपके एग्जाम जब होंगे तो उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको ऐसे आंसर करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन स्विच केस व्हेन द स्विच वैल्यू डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी केस देन द एग्जीक्यूशन ट्रांसफर टू. क्वेश्चन है स्विच केस वाला जब हमारा स्टेटमेंट होता है उसमें व्हेन द स्विच वैल्यू डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी केस, यानी किसी केस से मैच नहीं करता है, देन द एग्जीक्यूशन ट्रांसफर टू. तो एग्जीक्यूशन यानी कंट्रोल जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कहाँ पे जाता है. तो फर्स्ट इज गिवन अ ब्रेक स्टेटमेंट, अ डिफॉल्ट केस, अ लूप, नन. तो सिंपल सा है. ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, इट इज इनसाइड द ऑल द केसेस to get the control out of the particular case or also from outside of the switch case. Then default case है, loop तो होगा नहीं क्योंकि loop का कोई यहाँ पे loop तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि loop का अलग ही केस है, ठीक. एंड थर्ड वन नन, यहाँ पे डिफॉल्ट केस होगा बिकॉज जब कोई भी पर्टिकुलर स्विच केस में जब कोई भी केस स्विच की जो वैल्यू है वो किसी भी केस से मैच नहीं करता है यानी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, जो डिफॉल्ट केस का स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो आंसर विल बी अ डिफॉल्ट केस, ठीक. तो इस तरीके से आपको समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले वो ध्यान देना है कि जो ऑप्शन एकदम होगा ही नहीं, इसका मतलब है जिसको हम लोग पहले से ही आउट कर सकते हैं. लाइक जैसे लूप को हम लोग पहले से आउट कर सकते हैं, लूप तो होगा नहीं क्योंकि ये स्विच केस की बात हो रहा है. अब यहाँ पे बात आती है ब्रेक डिफॉल्ट. नन पे तब हम जाएंगे जब ब्रेक या डिफॉल्ट में से कोई भी एक ऑप्शन हमें ट्रू नहीं मिलेगा, ठीक. तो ब्रेक पे जब जाएंगे तो ब्रेक तब यूज होता है जब हम किसी केस के अंदर आते हैं, ठीक. ब्रेक हमारा कब आता है, जब किसी केस के अंदर आता है. और यहाँ पे दिया है कि व्हेन स्विच वैल्यू डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी केस, जब किसी केस से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं. देन फिर हमारा ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई केस मैच नहीं करता है स्विच की वैल्यू से देन डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है. देयरफॉर आंसर विल बी डिफॉल्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. इसमें से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड स्टेटमेंट. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड स्टेटमेंट. C इज इक्वल टू प्लस प्लस ए. ये क्या है, सिंपल. C इज इक्वल टू प्लस प्लस ए. इसका मतलब ये क्या है, A इज अ वेरिएबल एंड प्री इंक्रीमेंट हो रहा है A की वैल्यू में. इस मीन्स वैल्यू ऑफ A इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट, देन असाइन द रिजल्ट टू अनदर वेरिएबल C. तो यहाँ पे सिंपल क्या है, असाइनमेंट का स्टेटमेंट है, दिस नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट. सेकेंड और थर्ड वाले में देख लेते हैं. सेकेंड वाला थोड़ा देखने से ही लग रहा है, तो इसलिए अच्छा पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शंस पे. A इज इक्वल टू 4, ये भी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है. ये भी नहीं होगा हमारा और ये भी नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, वो देखने में ही सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है. सेकेंड में आते हैं, इफ A इज ग्रेटर देन B, A प्लस प्लस एंड B माइनस माइनस. अब इफ A इज ग्रेटर देन B देन A प्लस प्लस होगा, अदरवाइज B माइनस माइनस. यहाँ थोड़ा सा सिंबल अलग तरीके से लिख दिया गया, ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन विल बी चेक्ड वेदर A इज ग्रेटर देन B और नॉट. If A is greater than B, then value of A will be incremented by 1. Otherwise, value of B is decreased by 1. तो यहाँ पे क्या होगा, this one will be treated as a compound statement in Java. So which one is compound?
option 2 is correct. Similarly, the third question, condition is essentially formed by using. How can we form the conditions in Java statement? So what are different operators we can use to form the condition? So we can form the condition. There are some operators are given, arithmetic, relational and logical operators. So we can form condition with the help of all these operators. Arithmetic operators also used for forming the condition, and relational operators, logical operators, all these. So all these operators are helpful to form the condition. Now, so option 4 is correct. So both arithmetic operator, relational, logical सबका हम यूज कर लेते हैं कंडीशन को फॉर्म करने के लिए. Now, question number 4. If A is greater than B and A is greater than C, then which of the statement is true? If A is greater than B and A is greater than C, यहाँ पे क्या दिया? If A is greater than B, ये लिखा हुआ है पहला कंडीशन, A is greater than B, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया गया एंड A इज ग्रेटर देन C. ठीक है, यहाँ पे एंड का हम लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा था कि जब हमारा लेफ्ट और ऑपरेंड 1 और सेकंड जब दोनों ट्रू होते हैं तब फिर हमारा रिजल्ट क्या आता है, वो ट्रू मिलता है. ठीक, तो इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू तब मिलेगा A ग्रेटर देन B हो और A ग्रेटर देन C भी हो. ठीक, तो ये कब एक्सिक्यूट होगा, ये हमारा इफ कब एक्सिक्यूट होगा, जब A B से भी ग्रेटर हो और C से भी ग्रेटर हो. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, B इज द स्मॉलेस्ट नंबर. B इज द स्मॉलेस्ट नंबर. वी कांट से दैट B इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिकॉज A ग्रेटर देन B है और A ग्रेटर देन C है. यहाँ पे ये तो फिक्स है कि A एंड B बोथ आर ग्रेटर, A इज ग्रेटर देन बोथ B एंड C. दिस इज कंफर्म, बट वी कांट से दैट, वी कांट अश्योर दैट B is greater than C. So this one will not true. B is the greatest number. B is the greatest number क्योंकि ऐसा possible नहीं है because A greater than B is given and A greater than C is given. तो ये भी आपका नहीं होगा. A is the greatest number. A is the greatest number. A यहाँ पे क्या है, A is greater than B and A is greater than C. दोनों यहाँ पे दिया है. इसका मतलब है कि ये हमारा जब भी एग्जीक्यूट होगा तो तभी होगा जब A ग्रेटर देन B भी होगा और A ग्रेटर देन C भी होगा. इट मीन्स A इज द ग्रेटेस्ट नंबर. सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू, नॉट ऑल ऑफ द अबव विल नॉट. तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा आपका क्या होगा, ट्रू होगा. तो इसको चेक करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हम ड्राई रन करते हैं. सबसे पहले A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C तभी एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ वाला कंडीशन तभी ट्रू होगा जब लेफ्ट ऑफ द इफ एंड राइट ऑफ द एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोथ विल बी ट्रू. तो A ग्रेटर देन B का जो कंपैरिजन है वो अगर ट्रू मिलेगा, इसका लॉजिकली ट्रू होगा, एंड A इज ग्रेटर देन C का जो कंपैरिजन है वो ट्रू मिलेगा हमें. देन ट्रू एंड ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू, और तब जाके हमारा इफ कंडीशन जो है वो ट्रू इवैल्यूएट होगा. और देन आपका जो ब्लॉक स्टेटमेंट है which will be associated with if, that will be executed. So therefore, for the execution of the block statement associated with if, A should be greater than B and A should be greater than C also. तो A, B और C दोनों से greater होगा. It means A is the greatest number. So option third will be true. So, अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आंसर देने के लिए सबसे पहले आप रफ में ड्राई रन करेंगे और कैसे वो एग्जीक्यूशन होगा. अभी तो ये सिंपल आपको देखने में लग रहा है इस तरीके के, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जब आपको आउटपुट भी बताना पड़ सकता है. क्वेश्चन 5. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 है, इट कैन बी रिटन एज. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रोग्राम है वो लिखा हुआ इफ एल्स की हेल्प से, इफ एल्स की हेल्प से लिखा गया, एंड यू हैव टू राइट दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर और वी कैन से द कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. नाउ गिवन दैट A इज ग्रेटर देन B, देन C इज इक्वल टू A. A की वैल्यू B से अगर ग्रेटर होगी तो C की वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी A की वैल्यू C को असाइन कर दिया जाएगा. एल्स C इज इक्वल टू B, अदरवाइज C की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो B की वैल्यू होगी. तो इसका मतलब A ग्रेटर देन B है तो A की वैल्यू C को मिलेगा, अदरवाइज B की वैल्यू C को मिलेगा. तो C की वैल्यू क्या होगी, इट विल डिपेंड ऑन वेदर A इज ग्रेटर देन B और नॉट. विच वन A among between A and B will be greater, that will be assigned to variable C. तो A और B में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो C को असाइन होगा,
अब इसी को लिखना है आपको कंडीशनल ऑपरेटर के, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में, और वी कंसीडर विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट है C इज इक्वल टू B ग्रेटर देन A, देन आपका क्या होगा A अदरवाइज B। अब यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, B इज ग्रेटर देन A, B की वैल्यू A से बड़ा है तो C को क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि A ग्रेटर देन B ही चेक करें, हम A ग्रेटर देन A लेस देन B भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे B ग्रेटर देन A बोले या इसको B ग्रेटर देन A बोले या फिर A लेस देन B भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, B ग्रेटर देन A कह सकते हैं या A लेस देन B भी बोल सकते हैं, ठीक। तो B ग्रेटर देन A होगा तो C को किसकी वैल्यू मिलेगा, A की, जबकि यहाँ पे क्या है A ग्रेटर देन B है तब जाके C को A की वैल्यू मिलेगा। तो A ग्रेटर होगा तभी C को A की वैल्यू मिलना है। तो इसका मतलब पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द इफ एल्स कंडीशन। नाउ C इज इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन इज गिवन, C इज इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B। जब A B के इक्वल नहीं होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, C को A की वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज फिर B की वैल्यू मिलेगा। तो A नॉट इक्वल टू B होगा तो C को किसकी वैल्यू मिलेगा, A की, और अगर A इक्वल टू B हो रहा है तो उस केस में C को किसकी वैल्यू मिलेगा, B की। तो यहाँ पे नॉट इक्वल की बात नहीं है, यहाँ पे बात है ग्रेटर और लेस देन की। तो नॉट इक्वल या इक्वलिटी की, यहाँ पे पहली बात तो A और B के बीच में नॉट इक्वलिटी है तो C को A की वैल्यू मिलना है, जबकि यहाँ पे A ग्रेटर देन B होगा तब C को A की वैल्यू मिलना है, ठीक है। तब C को A की वैल्यू मिलना है कब, जब A ग्रेटर देन B होगा। बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू B होने के बाद C को A की वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा इफ एल्स को। थर्ड को चेक करते हैं, C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B इज ट्रू, देन B अदरवाइज A। नाउ C की वैल्यू क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। A, अब यहाँ पे कंपैरिजन सही हो रहा है, कंपैरिजन हमें क्या कर, इफ में क्या था कंडीशन, A ग्रेटर देन B का था, और यहाँ भी क्या कंपैरिजन है, A ग्रेटर देन B का। अब कंपैरिजन अभी दोनों में कंपैरिजन ही नहीं सही था, इसमें तो कंपैरिजन ही गलत ले लिया गया था। यहाँ पे A ग्रेटर देन B कंडीशन रखा हुआ है, बट इसके ट्रू होने के बाद C को क्या मिलेगा, B की वैल्यू मिलेगा, जबकि A ग्रेटर देन B के ट्रू होने पे C को क्या मिल रहा था, A की वैल्यू मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B अगर ट्रू होता है वैल्यूएट तो C को क्या मिलेगा, B की वैल्यू मिलेगा। और अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है देन फिर आपको क्या मिलेगा, C को A की वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब है कंपैरिजन तो सही किया गया है बट जो वैल्यू असाइन होना है C को वो रिवर्स असाइन हो गया। इसका मतलब है कि जब हमें C को A की वैल्यू असाइन करना है तो फिर B की वैल्यू दिया जा रहा है, और जब B की असाइन करना चाहिए तो A की वैल्यू असाइन हो रहा है। अगर यही हमारा ऐसे लिखा होता कि A ग्रेटर देन B, sorry, if this statement may written as C is equal to A greater than B, A greater than B, C is equal to A greater than B, देन फिर आपका A की वैल्यू मिलेगा C को, अदरवाइज B की। अगर इस तरीके से लिखते तो फिर क्या होता है, ये ट्रू इवैल्यूएट होता, दिस विल इवैल्यूएट ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे गलत लिखा स्टेटमेंट, तो दिस विल नॉट बी द सेम स्टेटमेंट और दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसमें तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, which will not represent the, which cannot replace the if else statement given above, so none of these will be correct। तो ये ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। now question 6, two arithmetic expressions
टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेटमेंट यूजिंग। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस ऑपरेटर की हेल्प से? अर्थमेटिक ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, नन ऑफ दीज। तो जब भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है लाइक a प्लस बी, दिस विल बी ट्रीटेड एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी। अगर ये दोनों अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इनके बीच में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a प्लस बी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, और वी कैन राइट a प्लस सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू a प्लस बी। इस तरीके से कंपैरिजन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी कंपेयर्ड विथ इफ स्टेटमेंट यूजिंग। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? रिलेशनल ऑपरेटर इज करेक्ट। टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं होना है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टर्नरी ऑपरेटर में यूज हो सकता है, बट टर्नरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड का कंपैरिजन होगा इस तरीके से यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। बट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके और इफ एल्स के साथ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा रहा इफ एल्स, और इफ एल्स में क्या होता है? यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज ही नहीं करते हैं, ठीक, तो इफ स्टेटमेंट में हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कंपैरिजन के लिए यूज ही नहीं होता है, वो हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर इफ स्टेटमेंट के साथ यूज ही नहीं होगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका, या सेकंड जो ऑप्शन है, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉम्प्लिसेस फॉल थ्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो फॉल थ्रू, जिसके अंदर हम लोग फॉल थ्रू को अकॉम्प्लिश करते हैं या फॉल थ्रू का इम्प्लीमेंटेशन होता है? किस तरीके के स्टेटमेंट में फॉल थ्रू का इम्प्लीमेंटेशन होता है? फॉर स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट में फॉल थ्रू नहीं आता है, फॉल थ्रू आपको मैंने बताया था। स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है? स्विच केस पे मैंने आपको बताया था कि फॉल थ्रू केस होता है। फॉल थ्रू केस क्या होता है? जब हमारा एक से ज्यादा केस के लिए हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो दैट सिचुएशन और दैट मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड फॉल थ्रू केस। जैसे यहाँ पे केस ए, केस 1, केस 2 एंड सो ऑन, इस तरह के केसेस के लिए हमने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा, तो केस 1, 2 यानी मोर देन वन केस को जब हम एक साथ लिखकर उसके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो दैट मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्विच केस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फॉल थ्रू केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, सेकंड और नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ठीक, फॉल थ्रू कहाँ यूज होता है? स्विच केस स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आउटपुट। आपको आउटपुट बताना होगा। तो कुछ जो आपके सेक्शन ए आता है आपके एग्जाम में, उसमें सेक्शन ए में सिंपल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, या सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डिफाइन करने के लिए। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहाँ पे सम ब्लॉक कोड्स दिया होता है या ग्रुप ऑफ कोड्स दिया होगा, ठीक है। उसमें से आपको आउटपुट या तो बताना होगा या फिर कभी एरर फाइंड करने के लिए आता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है पूरा बोर्ड का। तो उसमें जो आपका सेक्शन ए में बेसिकली डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, कुछ सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड है। फिर आपको कुछ कंप्लीट प्रोग्राम दिया होगा छोटा सा, उसमें से आपको आउटपुट बताना होता है, या कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बताना होता है, या कभी आपको जो स्टेटमेंट्स दिया होता है या प्रोग्राम है उसमें एरर फाइंड करने के लिए बोलता है कि एरर कहाँ पे है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं सम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू, कैसे हम लोग आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ड्राई रन कराना होता है,
ठीक, ड्राई रन का मतलब पेपर पे रफ रन करते हैं उसको, कि यहाँ इस स्टेप के बाद ये आउटपुट होगा, फिर इस स्टेप पे जब हम पहुँचेंगे तो इसके बाद ये एग्जीक्यूशन होगा। कंपैरिजन आपको काफ़ी कुछ माइंड में कैलकुलेशन करना होता है, कुछ उसको कैलकुलेशन को पेपर पे लिखना होता है, और फाइनली स्टेप बाय स्टेप जो रिजल्ट आएगा उसको नोट करते जाइए, और फाइनली आप एक रिजल्ट तक पहुँचते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपके पास लैपटॉप या कोई ऐसी एडिटर वगैरह नहीं होते जहाँ पे आप टाइप करके आउटपुट देख सके। तो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई रन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पब्लिक क्लास इफ डेमो 1, क्लास का नेम क्या है, इफ डेमो 1, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट एक वेरिएबल लिया गया मार्क्स, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है मार्क्स, विच वैल्यू इज 70। नाउ if condition दिया है with the help of if else conditional statement, if marks is greater than 59 first division else not first division। तो यहाँ पे if में क्या दिया है, कंडीशन है कि if marks is greater than 59 then print first division else print not first division। अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स की वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने लिया हुआ है 70। तो marks is already taken, the value of marks variable is already taken as 70, so which block will be true? if जो आपका ब्लॉक है वो आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यूएट होगा। तो if marks is greater than 59, ये आपका कंपैरिजन क्या होगा, ये ट्रू होगा, और कंपैरिजन ट्रू होने के बाद आपका क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट डिवीजन। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट मिलेगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा, ये पूरा लिखेंगे हम लोग फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि आपका पहला ही इफ कंडीशन है जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू 70 है एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 59 पे कंडीशन दे रखा है इफ में। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 59, ये कंडीशन इफ आपका ट्रू हो जाएगा इवेलुएट, देन आपका जो ब्लॉक आपका स्टेटमेंट है इफ के साथ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट विल बी फर्स्ट डिवीजन। क्लियर? सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को पहले हमने देखा वेरिएबल क्या लिया गया है। अब यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि वेरिएबल जो है वो आपका फ्लोट ले लिया गया और वैल्यू उसको दे रखा है कोई और, या वेरिएबल हमने इंटीजर लिया और वैल्यू फ्लोट दे रखा है। तो एरर बताने वाले प्रोग्राम में आपको फाइनली यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है। कभी सेमीकोलन मिस हो सकता है, कभी पैरेंथेसिस मिस हो सकता है, ठीक है, कभी एल्स के साथ पता चला कि एल्स के साथ कोई कंडीशन चेक कर ली गया, जबकि आपको पता है कि एल्स के साथ हम लोग कंडीशन चेक नहीं करते। तो यहाँ पे मार्क्स को देखेंगे, मार्क्स की वैल्यू को, फिर इफ के अंदर जो मार्क्स इज ग्रेटर देन 59 का स्टेटमेंट लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कंपैरिजन के लिए, उसको एवेलुएट करेंगे, मार्क्स की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे, और फिर कंपेयर के अकॉर्डिंग हम फिर आराम से देख सकते हैं कि ये इफ हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स। अगर इफ ट्रू हो रहा है तो उसके अंदर जो ब्लॉक स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन रिटन इन इफ विल इज फॉल्स देन स्टेटमेंट रिटन इन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। Now question 2, what will be the output of the following program? My class 1, एक क्लास लिया गया my class 1 एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर बुलियन टाइप के 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं a b c। यहाँ पे क्या है, a b c 3 वेरिएबल्स लिया गया एंड a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे सभी को क्या वैल्यू दिया गया, ट्रू। ये भी आपका सिंपल एक मेथड है असाइनमेंट करने का। c को पहले ट्रू मिलेगा और c की वैल्यू b को मिलेगा, तो c की वैल्यू क्या है, ट्रू, और b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगा और b की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये पहली, ऐसा नहीं कि ये वैल्यू तीनों को ट्रू ऐसे नहीं मिलेगा, पहले ट्रू की वैल्यू c को असाइन होगा, ट्रू वैल्यू, देन c की वैल्यू b को असाइन होगा और c को क्या असाइन हुआ है, ट्रू, तो b की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगा। देन b की वैल्यू a को असाइन होगा और a को क्या असाइन हुआ है, वैल्यू ट्रू, तो b को भी ट्रू असाइन हो जाएगा। नाउ अब आते हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में। इफ नॉट ए का मतलब क्या होता है, नॉट ए और ए की वैल्यू क्या है, नॉट ट्रू। ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ट्रू, तो नॉट ट्रू, नॉट ए लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे नॉट ए लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट ए,
और नॉट ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ट्रू है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, नॉट ट्रू यानी ये हो जाएगा आपका फॉल्स, यहां पे हम ये अलग से लिख देते हैं, इफ नॉट ए और बी एंड सी, नॉट ए बी एंड सी, तो नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा फॉल्स, और बी एंड सी, बी की वैल्यू क्या है ट्रू और सी की वैल्यू भी है ट्रू, तो बी एंड सी का इवैल्यूएशन जो होगा, बी एंड सी ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, और एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जब दोनों साइड ट्रू होता है वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू आएगा, तभी जो लॉजिकल एंड है वो क्या देता है आपको, ये देता है ट्रू। लॉजिकल एंड आपको क्या ट्रू रिजल्ट तब देगा जब लॉजिकल एंड के लेफ्ट में जो बुलियन एक्सप्रेशन है या बुलियन वैल्यू है वो ट्रू हो, और लॉजिकल एंड के राइट पे जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका इवैल्यूएशन ट्रू हो या ट्रू वैल्यू हो, देन आपका लॉजिकल एंड से क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक, तो यहाँ पे पहले वाले का वैल्यू क्या इवैल्यूएशन हुआ फॉल्स, और इस वाले से इवैल्यूएट हो गया है ट्रू। फॉल्स और ट्रू, अब आपको पता है कि जो और ऑपरेटर का आपने पढ़ा होगा, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर का, कि जो है इसका कंपैरिजन क्या होता है कि इसके लेफ्ट या राइट में, और के लेफ्ट या राइट में दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो और क्या होता है, ट्रू इवैल्यूएट होता है। तो और के लेफ्ट में फॉल्स है बट और के राइट में क्या है, ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे इफ दिस, इफ ट्रू। अब यहाँ पे फाइनली इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, फाइनली इसके अंदर हमें मिलेगा इफ ट्रू, क्या आएगा, इफ ट्रू, इसके अंदर हमें ट्रू मिलेगा। इसका मतलब है कि इफ की कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू। इफ के अंदर या तो हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसका इवैल्यूएशन ट्रू हो रहा हो, या फिर इफ के अंदर हम ट्रू लिख दें। अगर हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, इफ इफ ट्रू, हमने इफ ट्रू अगर लिखा हुआ है तो या तो हम ऐसे लिखें, या इफ ए ग्रेटर देन बी, ये भी क्या होता है, इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू मिलता है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का वैल्यू ट्रू या फॉल्स आता है। अगर ये ट्रू आता है, ए ग्रेटर देन बी इवैल्यूएट होता है, तभी इफ कंडीशन हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ना लिख के, कोई बुलियन एक्सप्रेशन ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दिया गया, ट्रू लिख दिया गया। तो इफ ट्रू, इसका मतलब है कि इफ ट्रू होगा देन इफ ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है इफ फॉल्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इफ फॉल्स पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ ट्रू पे ये जो ब्लॉक स्टेटमेंट है एसोसिएटेड विद इफ, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पे ट्रू आया, इसका मतलब है कि अब क्या एग्जीक्यूट होगा, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इफ एग्जीक्यूटेड, और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ वाला हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा आपको दिस, यहां पे आउटपुट आएगा आपका, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी इफ एग्जीक्यूटेड, इफ एग्जीक्यूटेड। तो इसका आउटपुट होगा इफ एग्जीक्यूटेड। तो फर्स्ट वाला इफ कंडीशन ट्रू होगा। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे नॉट ए के वैल्यू क्या मिलेगा, ए के वैल्यू ट्रू है तो नॉट ए क्या हो जाएगा, फॉल्स, नॉट ए फॉल्स हो जाएगा। ए बी एंड सी, बी और सी दोनों ट्रू है, और ट्रू एंड ट्रू, ट्रू मिलेगा। अब फॉल्स और बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, फॉल्स और ट्रू का क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा हमें ट्रू मिलेगा। तो इफ ट्रू है तो इसका मतलब फिर इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो इसका रिजल्ट आएगा इफ एग्जीक्यूट। क्लियर? नाउ सम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड based on this topic. Write a Java program that reads in two floating point numbers and tests whether they are same up to 3 decimal places. आपको
टू डेसिमल नंबर्स को यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एंटर करना है, देन यू हैव टू चेक वेदर बोथ द डेसिमल पॉइंट नंबर्स या डेसिमल नंबर्स आर इक्वल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल है कि नहीं है। जैसे आपने लिया 20.382 और 20.382, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक 3824, अब यहाँ पे सपोज 5 है, ठीक। तो यहाँ पे 20.3824, 25.3825, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 डेसिमल प्लेसेस क्या है इन दोनों के, इक्वल है यानी सेम है। इसका मतलब है 20.382 स्टार, तो ये डेसिमल दोनों डेसिमल नंबर्स जो है स्टार्टिंग के 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों आपके क्या है, इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा। बाकी के जो 4th डेसिमल प्लेस है वहाँ से कंपेरिजन नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्कैनर क्लास यूज किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया क्योंकि इनपुट कराना है यूज़र को, एंड पब्लिक क्लास एक्सरसाइज नाम से मैंने एक क्लास दे रखा है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने लिया IN, जैसे मैंने इसके पहले इन SC भी ले रखा था, तो स्कैनर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी नेम से ले सकते हैं। इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यूजर के सामने मैसेज आएगा कि इंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट होगा वो जाके वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल x को क्या लिया गया, डबल टाइप का लिया गया। वेरिएबल x को लिया गया डबल टाइप का, ठीक है। वेरिएबल x इज टेकन एज डबल टाइप और इसमें जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2, फिर दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट करने के लिए यूजर से बोला जाएगा। यूजर फिर दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट करेंगे और वो नंबर जाके स्टोर हो जाएगा y में। तो x और y दोनों में अलग अलग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी अलग अलग नंबर इनपुट कर दिया गया। नाउ राउंड फंक्शन का यूज किया गया। राउंड फंक्शन क्या करता है, उसको राउंड ऑफ करता है डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले x को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। x को क्या किया गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अगर 20.382 लिया हमने, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2382। पॉइंट अगर 4 है तो पॉइंट आपका 382 और 5 अगर है तो 5, ये हो जाएगा 0.5 इस तरीके से। और अगर ये दूसरा नंबर हमने ले रखा y में, x में सपोज ये, और y में 20.382 एंड 6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हो जाएगा 2382.6, ठीक। ये नंबर बन जाएगा। इसको राउंड कर देंगे तो ये डेसिमल प्लेस पे क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। नाउ x को 1000 से डिवाइड किया गया, x को 1000 से डिवाइड किया गया। 1000 से डिवाइड करने के बाद फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा। y को भी 1000 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद इसको 1000 से डिवाइड कर दिया गया। तो वैल्यू जो भी होगी इसका, पहले वो राउंड ऑफ होगा, देन फिर आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद फिर उसको फिर से डिवाइड किया गया है 1000 से। अब x और y को कंपेयर कर लेंगे, x y को कंपेयर करेंगे और x और y दोनों की वैल्यू, अब यहाँ पे 2382 सपोज वैल्यू लिया गया और दूसरे में भी 2382 वैल्यू, दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। और दोनों के कंपैरिजन यानी सेम वैल्यू होगी तो यहाँ पे प्रिंट करेगा दे आर सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। दोनों जो वैल्यूज है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है, सेम है। अदरवाइज फिर प्रिंट करेगा दे आर डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट नंबर, यानी उनके 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर क्या है, वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, वो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इसमें सिंपली यहाँ पे राउंड ऑफ का यूज़ किया गया, राउंड फंक्शन का, मैथ क्लास के राउंड फंक्शन का, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया गया, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पॉइंट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब यहाँ पे इफ एल्स से रिलेटेड है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। अ कंप्यूटर सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक सेल्समैन को इस फॉलोइंग बेसिस पे सेल्स कमीशन मिलता है। अगर वो सेल करता है 0 से लेकर 20,000 तक तो उसको 3% कमीशन मिलता है, ठीक है। जो सेल वैल्यू होगी उसके ऊपर उसको 3% कमीशन मिलता है। एंड इफ सेल इज 20,000 से लेकर 50,000 तक, यानी 50,000 से कम, तो 12% कमीशन है। यानी 50,001 से लेकर, यानी 20,001 यहाँ पे ले सकते हैं, 20,001 से लेकर
50,000 तक है तो 12%, एंड 50,001 से लेकर और उसके ऊपर जो भी सेल होगा उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा वो दैट विल बी 31%। ठीक, ये दे रखा। आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेल्स एज इनपुट, यानी सेल्स की जो वैल्यू है उसको एज ए इनपुट लेना है यूजर से। कैलकुलेट एंड प्रिंट हिज कमीशन अमाउंट एंड रेट ऑफ कमीशन ऑल्सो। तो कितना अकॉर्डिंग टू द सेल्स वैल्यू, जो वैल्यू उसने सेल किया उसके अकॉर्डिंग उसको रेट ऑफ कमीशन कितना मिलेगा इस, और उसके बाद फिर कमीशन के बाद उसको कितना कैलकुलेट होगा उसका कमीशन वैल्यू एक्चुअली। तो रेट ऑफ कमीशन यानी कितना परसेंटेज उसको कमीशन मिलेगा और कितनी वैल्यू यानी अमाउंट उसको कमीशन मिलेगा। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन 11 क्वेश्चन या किसी नाम से आप क्लास का कोई भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट java.util.* सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे स्कैनर नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि यूटिलिटी पैकेज के ऑल क्लासेस विल बी इम्पोर्टेड। पब्लिक मेन फंक्शन के अंदर आ गए, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इनपुट क्या करना है, सेल्स वैल्यू इनपुट करना है। सबसे पहले यूजर से सेल्स वैल्यू लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक रेट वेरिएबल है, एक वेरिएबल लिया गया इंटीजर टाइप का रेट, और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 दे रखा है। और एक डबल टाइप का जो वेरिएबल है कमीशन, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0.0 है। कमीशन की वैल्यू जब परसेंटेज में कैलकुलेट होके आएगी तो वो डेसिमल में वैल्यू हो सकती है, इसलिए उसके लिए हमने डबल टाइप का कमीशन वेरिएबल लिया है। और रेट ऑफ कमीशन क्या होगा, वो 13% है और आपका 2% एंड 31% वो रेट वेरिएबल में इनपुट। अब यहाँ पे सेल्स की वैल्यू इनपुट होना है, ठीक। तो सेल्स की वैल्यू पहले इनपुट कराएंगे। इसके लिए यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही सेल्स की वैल्यू दे रखा है। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो सेल्स वेरिएबल अलग से नहीं लिया गया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर ही हमने सेल्स क्या है इनपुट है। जब आप प्रोग्राम रन कराने लगेंगे ब्लूजे पे तो सबसे पहले जो हम लोग मेन फंक्शन से रन कराते हैं तो सिंपली रन ना होकर वहां पे आपको इनपुट करना होगा, और वो इनपुट वैल्यू आके किस में स्टोर हो जाएगा, सेल्स वेरिएबल में। तो सेल्स वेरिएबल यहाँ पे लिया गया मेन फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इफ सेल्स इज लेस देन आर इक्वल टू 20,000। अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, सेल्स की वैल्यू अगर लेस देन 20,000 है, लेस देन आर इक्वल टू 20,000 है, तो 3% रेट ऑफ कमीशन होगा। रेट ऑफ कमीशन कितना होगा, 3% होगा, ठीक, सेल्स के वैल्यू पे। और 20 से लेकर 50,000 तक। तो पहला आपका कंडीशन क्या चेक हुआ, इफ सेल्स वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 20,000, देन रेट की वैल्यू कितना कमीशन मिलेगा 20,000 तक, 3%। तो रेट इज इक्वल टू 3 एंड कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू 0.3। कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो 3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल्स वैल्यू आपका सपोज 20,000 जो भी है इंटू 3%। 3% का मतलब 3/100, तो 20,000 इंटू 0.03। इससे यहाँ पे 0.03 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ना लिखे, इस वैल्यू को पूरा चेंज कर दिया गया। ये जो परसेंटेज 3% की वैल्यू को 0.03 सीधे सीधे लिखकर इस पे सेल्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड केस है, अगर सेल्स की वैल्यू 20,000 है, एबव से लेकर 50,000 तक है, तो कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन 12% इज गिवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ सेल्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 20,000 एंड सेल्स इज लेस देन आर इक्वल टू 50,000, यानी इसके बीच में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया गया, क्योंकि 20,000 से लेकर 50,000 तक कैलकुलेट करना है। तो कमीशन की रेट ऑफ कमीशन विल बी 12 एंड कमीशन वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स इंटू 0.12, ठीक, क्योंकि आप 12% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 12/100 एंड दैट विल बी रिटन एज 0.12। तो 12% को 0.12 लिखा जा रहा है। Similarly, if sales is greater or equal to 50,001, then rate of commission will be 31 and commission की वैल्यू क्या हो जाएगा, 31% को फिर से चेंज करेंगे डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 0.31। तो सेल्स की वैल्यू में 0.31 से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
इस तरीके से अलग अलग सेल्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेल्स वैल्यू यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। देन मेन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम लोग रेट ऑफ कमीशन को प्रिंट करा लेंगे और परसेंटेज साइन को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा गया एज अ मैसेज, परसेंटेज साइन को एज अ मैसेज प्रिंट करा गया एंड कमीशन अमाउंट जो कैलकुलेट होके आएगा वो कमीशन वेरिएबल में स्टोर है उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक, तो सिंपली यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे मेन समझना है कि इफ एल्स के हेल्प से हम लोग इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 20,000 देन रेट ऑफ कमीशन विल बी 3% एंड कमीशन क्या कैलकुलेट होगा, सेल्स वैल्यू इनटू 0.03 बिकॉज 3% को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 0.03 आएगा। सिमिलरली इफ सेल्स इज बिटवीन 20,001 एंड 50,000 देन आपका कमीशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन 12% एंड कमीशन वैल्यू विल बी सेल्स इनटू 0.12 and for sales greater than 50,001 the rate of commission will be 31% and commission value will be sales into 0.31 and finally हम लोग sales rate of commission की वैल्यू को और जो आपका कमीशन की वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट इसमें, राइट अ प्रोग्राम इन जावा यूजिंग स्विच केस फॉर फॉलोइंग। यहाँ पे स्विच केस का प्रोग्राम है कि स्विच केस के प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, circumference of circle and perimeter of square, accept input like radius, side etc through keyboard। तो आपको स्विच केस के हेल्प से प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर के पास एक चॉइस होगा कि वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द चॉइस गिवन बाय यूजर देन यूजर विल बी आस्क्ड टू इनपुट द वैल्यू लाइक रेडियस, साइड, व्हाटएवर शेप इज टेकन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देन उस वैल्यू के ऊपर फिर क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे मेन स्विच केस का प्रोग्राम का यहाँ पे रोल क्या है, it will take the input from user, यानी it will take the choice from user and according to the choice given by user the calculation will be will done and the calculation can be the area of circle, area of square etc. So let's see the program। पहले मेन फंक्शन यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज को यहाँ पे क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया है। क्लास का नेम हमने लिया है ज्योमेट्री, क्लास नेम इज इक्वल टू ज्योमेट्री। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे हम लोग, उसके बाद यहां से मेन प्रोग्रामिंग, स्कैनर फंक्शन के स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने एस क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब प्रिंट किया गया मेनू, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा मेनू। उसके बाद फिर आपके सामने मैसेज प्रिंट होंगे, 1 एरिया ऑफ सर्कल, अगर आप 1 इनपुट करते हैं तो इससे आप एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। चॉइस 2 क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। चॉइस 3 एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चॉइस 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चॉइस 5 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड चॉइस 6 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड चॉइस 7 अगर आप देते हो तो एग्जिट होगा, प्रोग्राम से आप एग्जिट हो जाएंगे, यानी कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है आपको। तो इस ये जो मेनू दिया है इसके अकॉर्डिंग यूजर क्या करेगा, चॉइस इनपुट करेगा। नाउ एंटर योर ऑप्शन, अब आपको ऑप्शन इनपुट करना है, आपको इस ऑप्शन 1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी इनपुट करना है और जो भी ऑप्शन इनपुट करेंगे दैट विल बी एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट INT फंक्शन, बिकॉज ऑप्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और उसको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल OP, ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म OP में स्टोर कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग मेनू को प्रिंट करा लेंगे। मेनू में 1 2 3 4 5 जो ऑप्शंस है उसका क्या मतलब है, ऑप्शन 1 से क्या होगा, ऑप्शन 2 से क्या होगा, 3 4 5 7 से, ठीक है। फिर उन ऑप्शंस को क्या, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन यूजर से क्या होगा, एज अ इनपुट रीड किया जाएगा और दैट विल बी स्टोर इन वेरिएबल OP। नाउ अब इस ऑप्शन की वैल्यू को स्विच के अंदर पास कर दिया गया, स्विच वैल्यू के अंदर, ठीक। अब इस ऑप्शन की वैल्यू को जिस केस से ये मैच करेगा, अगर वो केस 1 से मैच करता है, यानी ऑप्शन की वैल्यू 1 है तो केस 1 से मैच करेगा, ठीक। केस के जो वैल्यू है यानी केस का लेबल से मैच करेगा। देन फिर प्रिंट, जैसे ही केस 1 से मैच करेगा तो प्रिंट होके आएगा
एंटर रेडियस, क्योंकि केस 1 किसके लिए, ऑप्शन 1 है एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो एरिया ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो यूजर से पूछा जाएगा कि एंटर द रेडियस, देन रेडियस की वैल्यू जो इनपुट होगा उसको फ्लोट टाइप का रेडियस की वैल्यू आर में स्टोर करेंगे, और देन फिर आपका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3.4 इंटू एफ इंटू आर इंटू आर, यानी ये फ्लोटिंग, एफ मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, 3.4 एफ का मतलब ये फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एरिया, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 एफ और आर स्क्वायर की जगह पे आर इंटू आर एक्सप्रेशन फॉर्म में, और फिर इसको प्रिंट करा देंगे एरिया इक्वल टू दिस, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक चॉइस पे जो चॉइस होगा वही केवल कैलकुलेशन होगा, बाकी के और भी जितने ऑप्शन है वो कैलकुलेट नहीं होंगे। अगर यूजर ने ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है कि वो फिर ऑप्शन 2 क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। ऑप्शन 2 सेलेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर जिसको बोलते हैं, ठीक। तो साइड की वैल्यू लिया जाएगा और उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर ए एस वेरिएबल लिया एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, और ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स, यानी जो साइड है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा साइड की वैल्यू को साइड से, उसको एरिया ऑफ स्क्वायर मानते हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए एस, और फिर यहाँ से प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फिर थर्ड चॉइस क्या है आपका, थर्ड चॉइस इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगर यूजर थर्ड ऑप्शन इनपुट करता है, तो देन एंटर द हाइट एंड बेस। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल की नीड होगी जब हमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, यूजर हैज टू इनपुट हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल। हाइट को h वेरिएबल में और बेस को bs वेरिएबल में स्टोर करा दिया गया, एंड देन फिर यहाँ से 1/2 को 0.5 f h इंटू बी एस, और ये कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट होकर फिर आपका प्रोग्राम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर यूजर ने ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया, देन फिर पूछा जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा। ऑप्शन 4 में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मांगा जाएगा यूजर से, और लेंथ की वैल्यू को एल में स्टोर करेंगे और ब्रेड्थ की वैल्यू को बी में, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए ए आर वेरिएबल एल इंटू बी, और ये जाके स्टोर हो जाएगा ए आर वेरिएबल में, और ए आर वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ से फिर प्रोग्राम हो जाएगा आपका ब्रेक। देन फिर आपका चॉइस 5, अगर केवल चॉइस 5 सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। फिर इसके लिए क्या करना है, सिंपली रेडियस की वैल्यू मांगी जाएगी। सर्कल के केस में हमेशा रेडियस ही केवल एक वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट है, चाहे वो सर्कल का एरिया निकालना हो या फिर सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस इनपुट करेंगे यूजर, फिर रेडियस की वैल्यू आर में स्टोर हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई यानी 3.14 इंटू 2 इंटू वॉट आर, तो 2 पाई आर। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ से प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन 6 अगर आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए, तो ए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइड की वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, और फिर उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्रिंट कराकर यहाँ से प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें से ऑप्शन 1 से लेकर 6 में से कोई भी ऑप्शन नहीं देकर यूजर ऑप्शन 7 सेलेक्ट करते हैं, या अदरवाइज कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 7 या अदर कोई भी ऑप्शन 7, 8, 9 या कोई भी वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। फॉर 1 to 6 के लिए तो केस बने हुए हैं, बट 6 के बाद कोई केस नहीं है। इसका मतलब है 6 के अलावा कोई भी ऑप्शन की कोई भी वैल्यू होगी तो वो फिर डिफॉल्ट केस में आ जाएगा, और डिफॉल्ट केस में क्या करना है, एग्जिट होना है केवल। यहाँ पे एग्जिट system.out.exit फंक्शन यूज़ किया गया, और इसकी हेल्प से क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम से
यूज़र एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेनू ड्रिवन प्रोग्राम या विद द हेल्प ऑफ स्विच केस प्रोग्राम वी कैन create a program to calculate the area and circumference or perimeter of different geometrical shapes. So this is all about हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के इफ एल्स स्विच और डिफरेंट इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े और स्विच केस। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।